भेजने का प्रस्ताव पारित। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी कैबिनेट की सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पुनः कैबिनेट को आज पास कर दिया गया, भिजवाएंगे कि हम चाहते हैं लोगों को मौका मिले, कार्यकर्ताओं को मौका मिले और विधान परिषद बने। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा, विधान परिषद की प्रक्रिया आगामी दिनों में होगी तेज। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में यहाँ पर विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। साल 2012 में भी गहलोत सरकार ने केंद्र को भेजा था प्रस्ताव। 9 साल बाद राज्य सरकार भेज रही है केंद्र को राय। दो 2012 के प्रस्ताव पर स्टैंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार से मांगी थी राय। 2008 में वसुंधरा सरकार ने भी केंद्र को भेजा था प्रस्ताव। यूपीए शासन में ही गहलोत सरकार का प्रस्ताव केंद्र में अटक गया था। विधान परिषद बनाना संवैधानिक प्रक्रिया पूरा होने में लग सकते हैं कई साल। प्रस्ताव विधानसभा में तो हो जाता है पास, लेकिन संसद में अटक जाता है। अब केंद्र की एनडीए सरकार में प्रस्ताव कैसे होगा पास? अभी विधान परिषद की चर्चा छेड़ने के पीछे क्या है मकसद? माननीयों की मौज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। तो कैबिनेट के विधान परिषद के गठन को लेकर केंद्रीय विधि मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा 9 साल पहले मांगी गई राय भेजने के फैसले पर बहस छिड़ी हुई है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई विधान परिषद की ज़रूरत है। हाँ कहने वाले तर्क देते हैं कि उच्च सदन के गठन के बिना उन लोगों की प्रतिभा का लाभ नहीं उठाया जा सकता जो चुनकर तो नहीं आ सकते, लेकिन जिनका सरकार में या सदन में होना आमजन के लिए हितकर हो सकता है। ना कहने वालों का सबसे बड़ा तर्क फिजूल खर्ची का है। खर्चा बढ़ाने के अलावा कोई फ़ायदा दूसरा उन्हें इसमें नज़र नहीं आता। जो हो, विधान परिषद का प्रस्ताव भेजने के बाद प्रक्रिया इतनी लंबी और पेचीदा है कि ऐसा हो पाएगा या बहुत जल्दी हो पाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम ही है। देश के 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है और इसे लेकर सब जगह के अलग अलग अनुभव हैं। आज इस पर बात करेंगे कि राजस्थान को इस श्रेणी का 7वां राज्य होना चाहिए तो क्यों, और नहीं होना चाहिए तो क्यों। इन सवालों के जरिए बात होगी कि विधान परिषद की कितनी ज़रूरत है। मंशा क्या है, कामकाज की बेहतरी या अपनों को एडजस्ट करना? और जब खुद भी प्रस्ताव भेज चुकी है तो अब भाजपा को ऐतराज क्यों? जितेंद्र गोठवाल जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व संसदीय सचिव। आर तिवारी साहब हैं, कांग्रेस के नेता। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सुरेश जैन साहब हैं, आप विधानसभा से जुड़े हुए मामलों की पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। बहुत लंबा आपका सेवा काल रहा है विधानसभा में, बेहतर तरीके से समझते हैं सारी चीज़ों को। बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। सबसे पहले तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ कि कोई चर्चा नहीं थी, अचानक ये बात बाहर निकली, इससे क्या बेहतरी होगी, क्या फ़ायदे होंगे? आपके मित्र जितेंद्र गोठवाल जी को भी समझाइए और हमारे दर्शकों को भी समझाइए, फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं। आर तिवारी साहब। देखो जेपी साहब, देश में 2 सदनीय परंपरा हमारे संविधान में है, राज्यसभा और लोकसभा का। वही प्रक्रिया 40 साल पहले 6 राज्यों में बनाई गई, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद में वो साथी, और मेरा मानना तो ये, जितेंद्र गोठवाल जी को तो स्वागत करना चाहिए राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी के इस ऐतिहासिक फैसले को
कि 2008 में तत्कालिक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेता रही वसुंधरा राजे जी ने 2008 में यह प्रस्ताव पहली बार दिल्ली में भेजा था और उसके बाद में 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, जननायक ने उस प्रस्ताव को स्वीकृत करा करके कैबिनेट में फिर भेजा। इसके पीछे मंशा यही है कि जन सेवकों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। राजस्थान की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जब राजस्थान 1949 में पहली बार अस्तित्व में आया था, उस समय हमारे राजस्थान की क्या जनसंख्या थी और आज 2021 में हम 7.5 करोड़ हो गए। विधानसभा 170 की थी, आज 200 लोगों की विधानसभा है। तो विधानसभा का परिसीमन तो हम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन देश के अंदर, राज्य के अंदर जो गुणीजन है, जो शिक्षाविद है, जो रंगकर्मी है, जो अपने क्षेत्र में अच्छे खिलाड़ी हैं, जो अपने क्षेत्र में पारंगत हैं, अच्छे लोग बाग चुनावी राजनीति से दूर रहते हैं, हार जीत का डर लगता है, लेकिन वो राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, राज्य की जनता की बहबूदी के लिए काम करना चाहते हैं। और इसी मंशा को लेकर के तत्कालिक भारतीय जनता पार्टी के नेता वसुंधरा जी ने और फिर हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह प्रस्ताव दिल्ली में भेजा। आपने मेरे लिए बहुत सारे सवाल छोड़ दिए, मैं लेकर आता हूं। लेकिन आज मैं जितेंद्र गोठवाल जी से कहना चाहता हूं, राजस्थान में 25 सांसद आपकी पार्टी के हैं, हमारी सरकार जरूर है, लेकिन हम दिल्ली में हमारा एक भी साथी प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं है। कल इस पर बहस हो चुकी है और फिर इस पर बहस कर लेंगे। देखिए, विषय को बदलिए मत। आर तिवारी साहब, आपने कहा कि अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। पहला तो मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं जितेंद्र गोठवाल जी, इस टिप्पणी जो आपने आर तिवारी साहब ने आपके ऊपर की है। और अब आप इसकी बात पर, इस वक्तव्य पर कोई जवाब देना चाहते हैं? पहले बोल लीजिए, फिर मैं सवाल करूंगा आपसे जल्दी। देखिए, इन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो इस समय मान लेना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार में जितने जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, इंक्लूडिंग अशोक गहलोत, वो अच्छे नहीं है। नहीं, ऐसा थोड़ी। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के बारे में बताया। तिवारी जी ने जो पहली बात प्रारंभ करी, सबके बारे में बोला है साहब। चलिए, दूसरा वर्तमान जो परिस्थिति है उसके अंदर 2012 में जब गहलोत जी ने प्रस्ताव भेजा, 13 में उसकी क्वेरी आई जी। 2.5 साल सरकार के निकलने के बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात होती है, कोरोना काल के समय राज्य सरकार के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज है, बिजली की दरें बढ़ रही हैं, लगातार लोगों के ऊपर लगातार राज्य सरकार का विषय की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार के विषय। मैंने आपकी बात सुनी, अगर आप मेरी बात सुनते हैं तो मैं बोलिए। राज्य सरकार के ऊपर विधान परिषद लागू करते ही पर ईयर कम से कम 800 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ता है। ये 800 करोड़ रुपए अगर किसानों को रिलैक्सेशन देने का काम करते तो मुझे लगता हमें भी उसका अभिनंदन करने में और स्वागत करने में आनंद आता। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते आज लोगों तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर गेहूं की देने की योजना नहीं बनाई होती तो लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलता, ऐसे हालात बन गए थे। ऐसे स्थिति के अंदर राज्य सरकार को यह चिंता करनी चाहिए थी कि राज्य के ऊपर लगाए हुए टैक्स, जो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर वेट कहीं लिया जाता है डीजल पेट्रोल पे तो राजस्थान में लिया जाता है, उसे कम करने का काम करना चाहिए था। जो किसानों के लोन माफ करने की बात कही थी वो कम करने का काम करना चाहिए था। 6 साल विधान परिषद का कार्यकाल होता है, 6 साल के अंदर कम से कम 6000 करोड़ रुपए का जो खर्च विधान परिषद के ऊपर जो खर्च होगा, अगर वो 6000 करोड़ रुपए इस जनता को रिलैक्सेशन देने में काम आता तो मुझे लगता है कि उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता। अगर देश को आर्थिक परिस्थितियों से चलाएंगे तो मैं कहना चाहता हूं, माननीय आप लोकसभा के अध्यक्ष राजस्थान से सांसद हैं, उनसे कह दो राज्यसभा को भंग कर दे। हजारों लाखों करोड़ का खर्चा राज्यसभा के सदस्यों पर भी होता है। 1 मिनट सुनिए आप कौन सी विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं कि विधान परिषद लागू करने का मतलब है कि राजस्थान के अंदर सफेद हाथी बांधना। सफेद हाथी का मतलब है कि ना उठाने वाला खर्चा ये सरकार करने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि जब भी ऐसे हालात बनते हैं कि राजस्थान के मंत्रिमंडल के विस्तार की बात होती है तो अशोक गहलोत जी नए से नया पेच उसके अंदर डाल के खड़ा कर देते हैं, उसके अंदर रोड़ा लगाने का काम करते हैं। एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, अब 1 मिनट सुनिए आप दोनों, प्लीज सुनिए। गोठवाल साहब अब सुनिए। ठीक है, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन पहले मुझे बता दीजिए कि राजस्थान में
आपकी आयु में और मेरी आयु में हमने कभी ये सुना हो कि साहब राजकोषीय घाटा है वो इतना बढ़ गया है कि चारों तरफ आनंद ही आनंद है, बाहर ही बाहर है, हरियाली हरियाली है। शुरू से सुनते हैं ना, घाटा ही घाटा है, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, परेशानियां चारों तरफ, बड़ी बड़ी चुनौतियां। तो 2008 में क्या बहुत बढ़िया स्थितियां थी जब आपने ये प्रस्ताव भेजा था? तब चिंता नहीं की इस बात की कि इतना बड़ा भार पड़ने वाला है खजाने के ऊपर? जी शर्मा जी, जब हमने प्रस्ताव भेजा उस समय जब केंद्र से इसका रिप्लाई आया कि 40 साल पहले थे, मतलब अब से 40 साल पहले तक किसी भी प्रांत के अंदर विधान परिषद को लागू नहीं किया गया। उसका कारण ये रहा कि केंद्र ने देखा कि इतना खर्चा राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि बड़ी विचित्र परिस्थितियां बन जाएगी। राज्य सरकार अर्निंग पे ध्यान ना देकर, राज्य सरकार जनता के हित पे ध्यान ना देकर अपने लोगों को एडजस्ट करने की सोच रही है। खाली मुख्यमंत्री जी इसमें अब देखिए तथ्यों पे बात करिए ना। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद हुआ करता था जिसे भंग कर दिया गया, 1989 में ही वापस वहां शुरुआत हुई। आप कह रहे हैं 40 साल, 2009 में जवाब आ गया। वो उससे 20 साल पहले की घटना है। आप बता रहे हैं 40 साल से कहीं नहीं हुआ था। 40 साल पहले से नहीं, कहीं विधान परिषद लागू हुई नहीं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, 1989 में आंध्र प्रदेश में 1989 में हुआ है, वापस चालू किया। हाँ, वापस चालू किया, भंग करने के बाद। लेकिन सुनिए, एक मिनट सुनिए। लेकिन तिवाड़ी जी, मुझे इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये अभी विधानसभा का सत्र शुरू होगा ना, मैं आपको अच्छे लोगों की फौज दिखाऊंगा जो विधानसभा के आसपास खड़े होकर के आंदोलन कर रहे होंगे। आप कलाकारों की, संस्कृति कर्मियों की, कला संस्कृति वाले लोगों की दुहाई दे रहे हैं ना। हर बार बेचारे या तो कोई किताब बनाएंगे, कोई कलम बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे और अपने तरीके से प्रदर्शन, कोई पूछता भी नहीं, कोई देखता भी नहीं उनकी तरफ। जो संख्या बल में आते हैं ना, जो लाठियां खाते हैं पुलिस की और जिनसे पुलिस को भिड़ना पड़ता है, उनकी बात जरूर सुन लेते हैं। उन कलाकारों की आवाज़ कोई नहीं सुनता है। जिनकी आप यहाँ कह रहे हैं कि उनको नुमाइंदगी, पूरी बात सुन लीजिए ना, नुमाइंदगी देंगे। तो केवल ये कहकर कि उन लोगों को लाने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व लाने के लिए आप ऐसा करने जा रहे हैं, ये बात जस्टिफाई नहीं होती है। आर तिवाड़ी साहब, कम से कम मेरी नज़र में। मैं निराशावादी नहीं हूँ जेपी साहब, बहुत अच्छी बात है। मैं आशावादी हूँ। जननायक ने अगर प्रस्ताव भेजा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी तो चुन करके जाएंगे। केवल कांग्रेस का सदन थोड़े ना बनेगा। इस देश में राजनीति करने वाले दल अपने अपने प्रतिनिधि को भेजने की कोशिश करेंगे, तो जनता का प्रतिनिधि ज्यादा। अरे ये तो तिवाड़ी साहब, मैं भी नहीं कह रहा कि मत बने ये विधान परिषद, और जितेंद्र गोठवाल भी नहीं चाहते कि विधान परिषद ना बने। ये कहते हैं कि आप अपीज करने के लिए बना रहे हैं। तो आप जो तात्कालिक राहत आपको इससे हासिल करनी है उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या तात्कालिक राहत मिलती है? एक मिनट देखिए, आप बहस में मैं सुरेश जैन साहब को जोड़ता हूं। क्या तात्कालिक राहत मिलती है? इस नजरिए से जैन साहब कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना है और मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तत्काल विधान परिषद बना दो, और विधान परिषद से चूंकि संख्या बढ़ जाएगी तो लोगों को एडजस्ट किया जा सकेगा। मुझे जहां तक पता है जो निम्न सदन होता है उसका 15% बनाया जा सकता है अधिकतम। तो उच्च सदन में आप कितने आदमी बिठा लो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, राजनीतिक नियुक्तियों की बात जरूर बैलेंस हो सकती है कि आप वो जो नए 66 आदमी बढ़ेंगे, 200 की विधानसभा है तो 1/3 66 हो गए। 66 लोग अगर बढ़ते हैं तो उन 66 लोगों में वो भी तरह तरह के लोग चुन करके आएंगे। वहां भी संभव नहीं है कि आप अपने ही लोगों को एडजस्ट कर दें। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, कुछ लोगों को आप वहां एडजस्ट करवा देंगे। कितनी दूर की कौड़ी है? क्या ये बात जस्टिफाई होती है कि मंत्रिमंडल को एडजस्ट कर देने के लिए ये आरोप जस्टिफाई होता है क्या सुरेश जैन साहब, कि इसलिए ये कवायद शुरू कर दी गई है? हाँ, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जब जरूरत होती है, जब बीजेपी की सरकार हो, जब कांग्रेस की सरकार हो, जब उन्हें लगता है कि विधान परिषद आने से उनके ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर और अन्य पर जो दबाव है मंत्रियों को बनाने का। सुरेश जैन साहब की आवाज का वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। हेलो जी बोलें सर। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जब उन्हें लगता है कि विधान परिषद बनाने से वे अपने लोगों को एडजस्ट कर पाएंगे और तात्कालिक हल निकल जाएगा समस्या का, तभी विधान सब परिषद का जिन्न बोतल में से बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो समस्या हल होती है वो वापस बोतल में बंद हो जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जिस उद्देश्य से राज्यसभा या विधान परिषदों का गठन किया गया था, वो आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो कभी भी वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जिस स्तर के लोग वहाँ जाने चाहिए थे, जिस स्तर की बहस होनी चाहिए थी, विधान परिषद और राज्यसभा में भी हम लगातार देख रहे हैं कि वही हंगामा खेज दृश्य हमें नजर आते हैं जो लोकसभा और विधानसभा में होते हैं। जबकि उम्मीद यह की गई थी संविधान निर्माताओं के द्वारा कि वो राज्यसभा में बहुत साइंटिफिक तरीके से
बहुत बुद्धिमत्ता के साथ और बिल्कुल बिना किसी शोरगुल हंगामे से बहस होगी और वो विधान परिषद, विधानसभा या राज्यसभा, लोकसभा को इस मामले में मदद करेगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पा रहा है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि यदि सभी राजनीतिक पार्टियों को ये लगता है कि 15% की जो लिमिट है मंत्री बनाने की, वो आज के युग में जब आकांक्षाएं बढ़ गई है, जब हर व्यक्ति किसी न किसी पद को चाहता है, तो इसका आसान तरीका ये है कि बजाय विधान परिषद बनाने के लोकसभा से, संसद से कानून पास करा लें, 15% को ही बढ़वा के 20% करा लें, तो बहुत सारा खर्चा सरकारों का बच जाएगा। ठीक है। और ये जो बैकडोर एंट्री का तरीका है वो बंद हो जाएगा। ठीक है सर, वापस आऊंगा आपके पास। आर तिवारी कुछ कहना है, बहुत संक्षेप में बोलिएगा। मैं सुरेश जैन साहब की बात से असहमति व्यक्त करता हूँ। ठीक है। सुरेश जैन साहब तो विधानसभा के मर्मज्ञ हैं। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान में पहली बार 2 नगर निगम बने, जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी वाले विरोध कर रहे थे। हमारा उद्देश्य है कि जनता का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए विधान परिषद में, विधानसभा में। बात पहुंच गई, सुनिए। आप लोगों ने बनाने का काम किया अपने लोगों को टेस्ट करने के लिए। आज आपका विकास रुक गया। इसमें बड़े शहरों का महेश शर्मा जी बनाए, उनका विकास रुक गया। अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सुनिए आर तिवारी जी, अरे आर तिवारी जी सुनिए ना, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। भाई अगर इतनी अच्छाइयाँ हैं, इतनी अच्छी बातें हैं, इतनी ज़रूरत है, तो क्या आदमी कहते हैं कि अपनी गलती से ही सीखता है? ज़रूरी है कि अपनी गलती से ही सीखे, दूसरों की गलती से नहीं सीख सकता क्या? आंध्र प्रदेश में आपको पता है, साल भर पहले ही आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद के विघटन की एक बार फिर से सिफारिश की है। एक बार करा चुके, फिर बना चुके, फिर अब वापस विघटन की सिफारिश की है। जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद कौन सा सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा कर रही है, ये समझ से बाहर की बात है ना। इसको जस्टिफाई कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। सुनिए, अब एक मिनट सुनिए महेश शर्मा जी। ठीक है, सवाल 1 लाख हो सकते हैं, विधान परिषद नहीं होनी चाहिए, विधान परिषद के साथ ये अनुभव खराब है, ये खराब है, खर्चा बढ़ता है, ये है, वो है। मुझे एक बात बताइए महेश शर्मा जी, कि अभी जो राज्यसभा है देश की, उसमें और किसी प्रदेश की विधान परिषद में या संभावित विधान परिषद में, दोनों के उद्देश्यों में, कार्यकलाप में, खर्चे में और खर्चे के जस्टिफिकेशन में क्या फ़र्क है? राज्यसभा क्यों होनी चाहिए? राज्यसभा के जो हमारे सदस्य हैं और जो वहाँ बैठते हैं, उनके ऊपर हम खर्च करते हैं, वो विधान परिषद के या संभावित विधान परिषद का जो स्ट्रक्चर है उससे किस तरह से अलग है? क्यों नहीं राज्यसभा भी खत्म कर दी जानी चाहिए अगर ये सवाल उठता है तो? महेश शर्मा जी देखिए, मेरा अलग से इसमें मत ये है कि जब हम विकास की बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे भाजपा करती है, जब विकास के लिए जो जरूरी है और एक्सपर्ट विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, अगर विशेषज्ञों को अगर ये चुनाव दो पार्टियां जो है उनको चुन करके भेजती है तो ये देश के लिए सार्थक एक पहल होगी। लेकिन होता ऐसा नहीं है। इसको राजनीतिक मकसदों से हासिल करने के लिए ये इस तरह के प्रस्ताव आते हैं और वो ऐन वक्त पर मतलब पारित होते हैं, ये पारित किए करवा दिए जाते हैं, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता जाता। कारण ये है कि अब जैसे राजस्थान की 2 बार ये प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन वहां पर भी दूसरे विपक्षी केंद्र में विपक्ष की सरकार है और यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं ये कांग्रेस की सरकार है। ऐसी सूरत में ये मामला अटक जाता है। आप एक अब उदाहरण लीजिए, विधानसभा हमारी जो बनी हुई है, जो वर्तमान में उसकी बिल्डिंग में ले लीजिए, वहां पे 7 मंजिला इमारत बनी हुई है और उसमें विधान परिषद के लिए अलग से मतलब क्या कहते हैं पूरी व्यवस्था किया हुआ है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, लेकिन वो बेकार मतलब उतना जिसमें 6 अरब राज्य का खर्च हुआ, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन आज यूं नहीं है। तो एक तो ये आवश्यकता राजस्थान के लिए इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा प्रदेश है पूरे देश में, और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे चूंकि कई समस्याएं हैं विस्तृत प्रदेश होने की वजह से, तो उसके लिए एक विशेषज्ञों की बहुत जरूरत है और विशेषज्ञ अगर इसमें चुने जाए और उनके हिसाब से विकास को गति दिया जाए। समय मेरे पास कम है, लेकिन ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि कोई भी विधायक सिर्फ अपने इलाके की बात करता है। अगर विधायक की जगह किसी तबके को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी विधानसभा में बैठेगा तो उस पूरे तबके की बात करेगा जो पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। जितेंद्र गोठवाल कुछ कहना चाह रहे हैं? अब आर तिवारी साहब समय खत्म हो गया। गोठवाल जी बहुत संक्षेप में बोलिएगा। बहुत मैं इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। वर्तमान जो प्रदेश की परिस्थितियां हैं
ये सफूका गहलोत साहब तभी क्यों छोड़ते हैं जब मंत्रिमंडल के विस्तार की अरे बात होती है। 2008 में वसुंधरा जब के सामने जब क्या हालात हुआ? राजस्थान के अंदर आपको ऐसे बने जनता हो, के जब प्रतिनिधि के राजस्थान की साथ में जनता रहना त्राही चाहिए, त्राही कर रही हो, आपको उनको दवाइयां अब सब एक सवाल सुनिए, आप मेहरबानी करके सुनिए अरे सुनिए, अब एक वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी तिवाड़ी जी सुनिए, तिवाड़ी जी गोठवाल साहब सुनिए, लगातार बढ़ती जा रही है। सुरेश जैन साहब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। इस बहस से एक महत्वपूर्ण बात यह है, अरे सुनिए ना, आप दोनों कमाल कर रहे हैं, सुनिए तिवाड़ी जी चुप करने के लिए प्लीज, गोठवाल जी सुनिए, सुरेश जैन साहब, ये चूंकि एक स्थायी सदन होता है, हर 2 साल में चुनाव होंगे, परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो स्थिति राज्यसभा की है वो स्थिति विधान परिषद की देर सवेर होती है। अलग अलग पार्टियों का बहुमत अल्पमत वहां होता है। कम से कम चेक एंड बैलेंस के लिए क्या ये महत्वपूर्ण है? क्या दूसरे राज्यों का अनुभव ये रहा है? क्योंकि राज्यसभा तो चेक एंड बैलेंस का एक बहुत बेहतर विंडो है, ये हम सब जानते हैं। बहुत सारे फैसले जो लोकप्रिय नहीं होते वो राज्यसभा में जाकर अटक जाते हैं, किसी एक सरकार की बात नहीं हो रही। क्या राज्यों में भी विधानसभाओं के साथ साथ विधान परिषद की इस तरह से चेक एंड बैलेंस में एक महत्वपूर्ण टूल की भूमिका रही है क्या, सुरेश जैन साहब? यदि आप अन्य विधानसभाओं में जहां पर विधान परिषदें हैं वहां देखेंगे तो आपको ये अनुभव बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। वहां पर चेक एंड बैलेंस की कोई स्थिति पिछले वर्षों में कभी नजर आई हो, 10, 20, 25, 30 साल में, तो ऐसा आपको दिखेगा नहीं। अधिकतर जगह पर ये बैकडोर एंट्री का माध्यम बने हैं प्रथमतः। तो दूसरी बात, इसमें जिन उद्देश्यों से, जिन कारणों से जो कलाकारों को, फिल्मी कलाकारों को, औरों को जो प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, प्रैक्टिकली आप देख लीजिए अभी राज्यसभा में भी और विधान परिषदों में भी कि कितने उस तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व वास्तव में दिया गया है। और दिया गया है तो उन्होंने जो लेकिन इस बहस सबके करी है, बावजूद जिनके मन उस में बहस में क्या विधान उन्होंने परिषद के उस प्रस्ताव के संपूर्ण बातों फिर की से आवाज को पैरों उठाया चल है पड़ने के क्या? बाद लड्डू फूट एक रहे बात। हैं, उन सबको बहुत दूसरी बहुत बात ये बधाई, कि जब शुभकामनाएं। सिर्फ बहुत अपने शुक्रिया आप चेहरों सभी का का आज करने प्राइम की डिबेट में बात शामिल नहीं होने के है, लिए। और आज कुछ के लिए नहीं। बस इतना ही, नमस्कार।